Hello everyone, we are back with another practice session. Yes, today we are going to cover our last practice set of Million Minds English. इससे पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट वन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड येस, एज यूजुअल जैसे मैं अपना स्कोर शेयर करती ही हूँ सभी वीडियोज़ में, सभी प्रैक्टिस सेट का मैंने किया है, तो इसमें भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर शेयर करूँगी. ठीक है. एंड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इस मिलियन माइंड्स इंग्लिश के जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 20, इसमें टोटल 6 आंसर की बेसिकली गलत दे गई हैं. और वो कौन कौन सी गलत हैं, उनका करेक्ट क्या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, करेक्ट क्या ऑप्शन होना चाहिए, वो सब भी मैं आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. बताइए क्या होनी चाहिए. यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है. इट इज सबसर्विएंट. ठीक है, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है. सबसर्विएंट बेसिकली होता है समवन और समथिंग दैट इज ऑलवेज रेडी टू ओबे. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो हमेशा तत्पर रहता है ओबे करने के लिए. ठीक है. तो स्पॉन्सर्स की क्या होगी, स्पॉन्सरशिप की होगी यहाँ पे ई की जगह अगर आप ओ लगा देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा. सोवरिन की यहाँ पे आई और ई को इंटरचेंज कर देंगे तो ई पहले यहाँ आ जाएगी और आई बाद में आ जाएगा, तो हमारी करेक्ट हो जाएगी. ठीक है. और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं. सेपलकर की होती है, यहाँ पे आर पहले आ जाएगा और ई बाद में आएगा. ठीक है. SEPULCH. ठीक है. RE. ठीक है, सेपलकर. तो हमारी डी यहाँ पे भी करेक्ट हो गई है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है. सबसर्विएंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. बताइए इसमें कौन सी एक करेक्ट है. यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है. इट इज ऑस्पिशियस. ठीक है. ऑस्पिशियस आपको सभी को पता है क्या होता है. ठीक है, शुभ होता है. तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है. बाकी की स्पेलिंग भी देख लीजिए. कैप्रिशियस में यहाँ ए की जगह अगर आप आई लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा. फोलेशियस में आपका आई की जगह अगर आप ए लगा देंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन नंबर डी डिलीशियस में अगर आप ए की जगह ई लगा देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्पिशियस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बताइए इसमें कौन सी करेक्ट है. यस, इजी है ये तो. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है. बाकी जो स्पेलिंग है ये तो थोड़ी ऊट पटांग है. ठीक है, इनका कोई सेंस ही नहीं है. तो आप देख लीजिए कौन सी करेक्ट है. अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, एग्जिस्टेंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. बताइए टुमारो की क्या होगी. ये भी इजिएस्ट ऑफ द इजी है. यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सिंगल एम आएगा और डबल आर आएगा. ठीक है, टुमारो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. बताइए इसमें कौन सी करेक्ट है. यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है. इट इज मिलियू. ठीक है. कैमोफ्लेज की क्या होगी. कैमोफ्लेज की होगी CAMOU. ओ के बाद यू लगा देंगे एंड फिर आप एज इट इज लिख देंगे तो आपकी करेक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो इट इज कैमोफ्लेज. और टैब्लू की क्या होगी. TABU नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे यू नहीं आएगा तो डायरेक्ट LEUS. सॉरी, यू डायरेक्ट. ठीक है, इट इज टैब्लू. अगर इसको प्लूरल करेंगे तो लास्ट में एक्स लगा देंगे तो ये प्लूरल भी हो जाता है. ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत होगी. अब देख लीजिए मिराज. मिराज की क्या होगी. इसमें जेड की जगह अगर आप जी लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे ये तीनों हमारी स्पेलिंग रॉन्ग हैं. ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, मिलियो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट वन. बताइए फ्रेंजी का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा. रेज, गाइल, एक्साइटमेंट या फिर एंथुजियाज्म. यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है. इट इज एक्साइटमेंट. ठीक है. फ्रेंजी होता है एक काइंड ऑफ ऐसा बिहेवियर जो कि अनकंट्रोलेबल होता है. इमोशनल बिहेवियर होता है जिसको अनकंट्रोलेबल होता है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करना, एंथुजियास्टिक फील करना, हालांकि ये भी क्लोजली रिलेटेड है वी कैन से. लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पे आप जाएंगे तो ऑप्शन सी ही चूज करना पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन आप चूज करेंगे. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. गिव द फेमिनिन ऑफ फॉक्स. बताइए, ये तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होना चाहिए फॉक्स का फेमिनिन. यस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इट इज विक्सन. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन. बताइए रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होगा. एक ही नजर आ रहा है इसमें तो बस. यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है. इट इज माई सेल्फ. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंड. बताइए जो ब्लैंड है इसका करेक्ट मीनिंग या सिनोनिम क्या होगा.
यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्लेंड होता है नॉट एक्सट्रीम, यानी कि एकदम माइल्ड नेचर का, टेम्परेट इन नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इम्प्रोप्राइटी बताइए क्या है इम्प्रोप्राइटी। क्या आपने लगाया ऑप्शन बी जो कि सरासर गलत है। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इम्प्रोप्राइटी बेसिकली होता है एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए आउटलैंडिश क्या होता है। आउटलैंडिश मतलब एक ट्रिक है, निमोनिक है, अपने लैंड से ही आउट हो जाना, स्ट्रेंज हो जाओगे और अनयूजल हो जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी स्ट्रेंज यानी कि अजीब एंड अनयूजल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगोग बताइए अगोग क्या होता है। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगोग होता है यानी कि बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहना कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सोचो अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो यू फील वेरी एंग्शियस, वेरी एक्साइटेड सम टाइम, तो ये उस काइंड ऑफ फीलिंग को बोलते हैं अगोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो 12 नंबर का जो आंसर इन्होंने आंसर की में दिया है मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने, तो इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है जो कि सरासर गलत है। अगोग का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ एंग्शियस। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ये इन्होंने रॉन्ग आंसर किए दी गई है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का जो इन्होंने रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। यानी कि 12 के आंसर की गलत दी गई है, 12 की दी है इन्होंने बी जो कि सरासर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ एंग्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज बताइए जो टीचिंग है ये कौन सी इसका कैसा कैसा नाउन है, ये वर्बल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है या फिर मटीरियल नाउन है। यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वर्बल नाउन है। टीच मतलब टीच पढ़ाना, तो एक वर्ब हो गई, ठीक है। और नाउन आपको पता है ये जेरेंड हो जाता है, टीचिंग में आईएनजी जोड़ देंगे तो जेरेंड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज़ वर्बल नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है अगर वर्ब से नाउन बनाएंगे तो। यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट फॉर्म नहीं है। एब्डिकेट का होता है एब्डिकेशन, अडोप्ट का होता है अडोप्शन और अफेक्ट का होता है अफेक्टेशन, यानी कि अफेक्शन, सॉरी अफेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। एब्डिकेट का अबडक्शन नहीं होता है, ये एब्डिकेट का एब्डिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द वॉइस बताइए एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट बताइए इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। होपफुली आपको फोर्थ भी नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, बताइए क्या होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस, तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसका भी आपको पैसिव बनाना है, बताइए क्या होगा। ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। यस, अगर आपने इसमें भी बी लगाया तो ये भी करेक्ट है, द अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको टू रिमूव करना है, नहीं टू रिमूव नहीं करना है, टू टू के पेयर से आपको ये सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, टू टू का पेयर कौन सा करेक्ट है इसमें बताइए। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक, इसको बनाना है आपको, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है तो ये करेक्ट आंसर है, ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, ठीक है। तो टू टू का पेयर होता है, ठीक है। देखो कोई भी बोल रहे हैं हमारी विंडो पे, वो भी चाह रहे हैं कि वो भी यहाँ पे आके पढ़ें, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एनीवे चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एड डैश वोवल आफ्टर डैश लास्ट कॉन्सोनेंट बताइए क्या होना चाहिए। यस, यहाँ पे ए लगा देंगे, एड अ वोवल आफ्टर
द कॉन्सोनेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बताइए क्या होना चाहिए। एक ऐसी चीज़ जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करती है, एवर लास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल या फिर एटर्नल। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ एवर लास्टिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, क्या कहलाता है बताइए। जहाँ पे भर भर के तो सैलरी मिल रही है, बाल्टी भर भर के सैलरी मिल रही है, लेकिन कोई काम ही नहीं है करने को, तो क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ को। यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ सिनेक्योर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ऑनरेरी इसका ऑपोजिट होता है, ऑनरेरी होता है भर भर के काम देना लेकिन सैलरी एकदम चुल्लू भर सी देना, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देयर वॉज टू मैनी पीपल ट्राइंग टू लीव द सिटी, बताइए यहाँ पे ये जो देयर वॉज टू मैनी है इसको करेक्ट कीजिए आप। देयर वाज टू मैनी, तो वाज से पता चल गया जब यहाँ पे मैनी पीपल लग रहा है, प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए। मैनी पीपल प्लूरल है तो क्या होगा बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, देयर वर टू मैनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर फॉर एज सून एज, बताइए इसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए, कैसे करेंगे। ऑप्शन आगे भी देख लीजिए। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नो सूनर हम हमेशा अपने साथ यहाँ पे इन्वर्जन लेता है, ठीक है। इन्वर्जन लेने के बाद में डायरेक्ट अपने साथ देन लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी ट्रांसफॉर्म कीजिए अफर्मेटिव में, ठीक है। कीजिए, क्या होगा। देयर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड मैन, क्या होना चाहिए बताइए। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ ओल्ड मैन सरपास ऑल अदर फूल्स इन फॉली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच सेंटेंस इज करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा एक सेंटेंस करेक्ट है। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, टाइगर को देख के वो भाग गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। एंटर्ड इनटू नहीं होता है, ठीक है। प्रेफरेबल के साथ आप टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे, ठीक है। थ्रू के साथ इनटू आता है, यहाँ इन नहीं आएगा, इनटू आता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इनटू नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ ही आता है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, माई फ्रेंड फेल्ट गुड अबाउट विन द प्राइज, बताइए क्या होना चाहिए विन के बाद के रिप्लेसमेंट पे कौन सा करेक्ट होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एट विनिंग होता है, ठीक है। माई फ्रेंड फेल्ट गुड अबाउट एट विनिंग द प्राइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एन ओरेंगुटान्स इंटेलिजेंस इज एज सुपीरियर टू दैट ऑफ मैन, अब यहाँ पे इज एज सुपीरियर को आपको रिप्लेस करना है करेक्ट वन से, बताइए क्या होगा। यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सुपीरियर टू होता है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, एक्सटीरियर टू, ठीक है। ये आपके होते हैं टू के साथ, ये टू के साथ ही फॉलो किए जाते हैं, तो यहाँ पे एज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, बताइए अ सपोर्टर ऑफ द कोज ऑफ वीमेन क्या कहलाता है, जो वीमेन को, वीमेन के हक को सपोर्ट करता है, क्या कहलाता है। और ये वीमेन पढ़ा जाता है, ठीक है। वुमेन होता है, अगर सिंगुलर होएगा तो आप वुमेन पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये प्लूरल हो गया, वीमेन हो गया, ई लगा दिया आपने यहाँ पे, तो ये वीमेन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी औरतों को वीमेन, ठीक है, तो वीमेन इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ फेमिनिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, बताइए जहाँ पे आर्ट के जो वर्क हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, क्या कहलाता है।
यस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ गैलरी, ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ क्या कहलाता है बताइए, जो अपने ही शर्तों पे जीता है। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ रेक्लूज। रेक्लूज होते हैं एकदम मटीरियलिस्टिक लाइफ को त्याग देते हैं, जंगलों में जाके एकदम अकेले रहने लगते हैं अपनी ही शर्तों पे, ठीक है, उन लोगों को बोलते हैं रेक्लूज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग, बताइए क्या होना चाहिए। द बॉय सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, क्या होगा बताइए इसमें। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ब्रेवो है तो अपलोड तो होएगा ही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने सी लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसको भी चेंज कीजिए, बताइए क्या होगा। आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रोट यू आर डॉल यस्टरडे, बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फोर्थ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, देख लीजिए, अब आ जाएगा, बताइए क्या होना चाहिए। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपने बी चूज किया है वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, बताइए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। सेड टू तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड ठीक लग रहा है थोड़ा। ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड दैट डे कुछ नहीं होता है। फोर्थ देख लीजिए, अटैक करने के लिए तो बोल ही नहीं रहा है वो। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, द कैप्टन ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड, और यहाँ नाव नाव की जगह आप देन लगा देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बताइए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। वी हैव, तो वी का प्लूरल क्या हो जाता है इसके हिसाब से जाएगा, दे के हिसाब से, तो दे कहाँ पर है देखिए, दे इसमें भी है। हैव का नहीं होगा, हैड होना चाहिए था, यहाँ पे भी हैड नहीं है तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में भी हैड नहीं है तो भी गलत है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमारा परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, अब इसको चेंज कीजिए। वुड यू ओपन द डोर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, देखिए कहाँ पे रिक्वेस्ट है, डी में नहीं है, ए में नहीं है, बताइए। बी एंड सी में है कंपटीशन, दो बार रिक्वेस्ट और प्लीज़ आ नहीं सकता, ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपने बी चूज़ किया है तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स प्लेड द टाइटल रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ मैनी शेक्सपियर्स प्लेज इंक्लूडिंग हैमलेट, ओथेलो, रिचार्ड थर्ड एंड किंग लियर, बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है, एक्टर है बेसिकली, जिसने शेक्सपियर के इन सारे प्ले में परफॉर्म किया है, बताइए। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से करेक्ट आंसर। यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज रिचार्ड बर्बेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रिचार्ड बर्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ काउडर बेस्टोड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम, ये कह रहा है कि जो थेन ऑफ काउडर का टाइटल मिला था मैकबेथ को, कब मिला था और किसने दिया था, बताइए। यस, अगर आपने ऑप्शन सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, डंकन ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कोल्ड अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट बोट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, बताइए शेक्सपियर को किसने इस वर्क में क्रिटिसाइज किया था। बेसिकली पूछा है ये किसका वर्क है। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन का ये वर्क है और उन्होंने ही इनको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टू whom इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड, बताइए। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको एड्रेस्ड है कॉलरिज को, ठीक है, कॉलरिज को एड्रेस करके ये लिखी गई थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच स्पिरिट वाज द चीफ आर्किटेक्ट टू बिल्ड द पेंडेमोनियम, बताइए कौन से चीफ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पेंडेमोनियम को बिल्ड किया था। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ मुल्सीबर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मिल्टन कंपेयर्स द इनॉर्मस साइज ऑफ सैटर्न टू। बताइए जो सैटर्न को किससे कंपेयर किया गया है, मिल्टन ने किससे कंपेयर किया है? यस इट इज़ लेवियथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेवियथन से सैटर्न को कंपेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Which French author lavishly praised Paradise Lost in 1727 when writing epic poetry? बताइए किसने पैराडाइज लोस्ट को काफ़ी हद तक यानी कि लेविशली प्रेज किया था 1727 में? बताइए कौन थे? यस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ वॉल्टेयर। ठीक है, वॉल्टेयर ने इनको काफ़ी प्रेज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। चूज द सीन दैट हैपेंड फर्स्ट। बताइए इनमें कौन सा सीन सबसे पहले हुआ था पैराडाइज लॉस्ट में? क्या आपने लगाया ऑप्शन ए? यस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द सन इज चोजन एज गॉड्स सेकंड इन कमांड। पहले उन्होंने अपने बेटे को चूज किया था। ठीक है, सेकंड इन कमांड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Cold and clear cut face, why come you so cruelly meek, breaking a slumber in which all spleenful folly was drowned. These lines from Tennyson's mode are composed in। बताइए कौन से मीटर में लिखी गई हैं ये लाइंस? डेक्टाइलिक मीटर, कोरियम्बिक मीटर या एनापिस्टिक मीटर या फिर ट्रोकियाक मीटर। ठीक है, जैसे ट्रोकी भी बोल सकते हैं, तो ट्रेकियाक मीटर। कौन से मीटर में लिखी गई है ये लाइन बताइए टेनिसन की? यस अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज डेक्टाइलिक मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। He is not fully recognized at home. He is not recognized at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of Dash is, after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in our language. To whom does Matthew Arnold refer in the above statement? बताइए ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखी है, ये किसके लिए रेफर की गई है, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये अर्नोल्ड साहब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? यस अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस? बताइए कौन सा ड्रामा है जो सोशल फोर्सेस के अगेंस्ट डिपिक्ट किया गया है? यस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज मॉब। ठीक है, द मॉब, जो कि 4 एक्ट प्ले है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स। बताइए किस में आता है ये द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ? यस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, ये कॉलरिज का है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। बताइए इनका करेक्ट सीक्वेंस यानी कि क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या आपने लगाया ऑप्शन ए, जो कि सरासर गलत है? क्यों गलत है? देखिए अब मैं आपको इनकी क्रोनोलॉजी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, पहले आता है न्यू क्रिटिसिज्म, फिर आता है स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आता है डिकंस्ट्रक्शन और लास्ट में आता है रीडर रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने जो इस क्वेश्चन नंबर 48 की आंसर की दी है वो दी है ए, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है अब मैं आपको इनकी क्रोनोलॉजी बताती हूँ, उसके बाद आप खुद एलिमिनेट कर देंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए न्यू क्रिटिसिज्म आता है हमारा 1920s में, 1920s में। क्लियर, फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, वो आता है 1950s में। क्लियर, डिकंस्ट्रक्शन आता है हमारा 1960s में, 1960s में, और लास्ट में रीडर रिस्पॉन्स आता है 1970s में। ये हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजी है। अब आप बताइए कौन सा सही होना चाहिए? ये हमारा न्यू क्रिटिसिज्म हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, ये हमारा डिकंस्ट्रक्शन हो गया, और लास्ट में हमारा हो गया रीडर रिस्पॉन्स। बताइए अब कौन सा करेक्ट होना चाहिए? होना चाहिए ना बी। तो इन्होंने आंसर की दिया है ए, जो कि सरासर गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप करेक्ट कर लीजिएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ। बताइए किस चीज़ की शुरुआत होती है इसमें? यस अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट, इट इज़ मोनार्की। ठीक है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो स्टार्ट करती है मोनार्की।
ठीक है, इसका मोनार्की का रेस्टोरेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 4 सेकंड आए थे, आई रिपीट, ठीक है, 4 सेकंड आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। हु वाज द फर्स्ट पोइट टू बी बरीड इन पोइट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबी? बताइए कौन से फर्स्ट पोइट थे जो वेस्टमिनिस्टर एबी में बरी किए गए थे? क्या आपने लगाया ऑप्शन डी? यस, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ जॉफ्री चौसर। ठीक है, उनको फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट पोइट थे जिनको वेस्टमिनिस्टर एबी में बरी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। टेनिसन्स पोएम अबाउट वीमेंस राइट्स एंड वीमेंस स्फीयर इज क्या कहलाता है? कौन से वर्क में इन्होंने ये कौन सी पोएम है बेसिकली जिसमें उन्होंने वीमेंस के राइट एंड वीमेंस स्फीयर को दर्शाया है? यस, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, द प्रिंसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री? बताइए कौन से वर्क में मिल्टन ने अपने व्यू दिए हैं पोइट्री पर? कौन से वर्क में दिए हैं? क्या आपने लगाया ऑप्शन ए, जो कि सरासर गलत है? ठीक है, अब देखिए मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने क्वेश्चन नंबर 52 की भी आंसर की गलत दी है, जो कि है ए, सैमसन एग्निस्ट नहीं है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो मिल्टन ने अपने जो आइडियाज़ दिए थे पोइट्री के ऊपर वो लेसिडास में दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ए इन्होंने दिया है जो कि सरासर गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, आई रिपीट 3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ जो इन्होंने आंसर की गलत दी गई है। अभी लास्ट 3 और बाकी हैं, टोटल 6 इन्होंने आंसर की गलत दी गई है। ठीक है, तो एक एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा। बताइए कौन से कौन से शेक्सपियर के एक ऐसा एरा आया था, टाइम पीरियड आया था या फिर इंसिडेंट आया था जो जूलियस सीजर का उन्होंने सोर्स बना लिया गया? बताइए कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेस। फिर ना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट है, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। जूलियस सीजर वाज मॉडल्ड आफ्टर। बताइए जूलियस सीजर किसके ऊपर बेस्ड है, कहाँ कौन सा इसका सोर्स है बेसिकली? अगर आपको ये पता है कि कौन सा प्ले है, यस ये रोमन प्ले है। अब रोमन प्ले के इनके 3 ही रोमन प्ले थे, एक था एंटोनियन क्लियोपेट्रा, दूसरा था कोरियोलेनस और तीसरा था जूलियस सीजर। तो ये एक इन तीनों का एक ही सोर्स था, बताइए रोमन प्ले थे। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये थॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क से बेस्ड है, उन पे मॉडल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इनका सोर्स है, तीनों का ही सोर्स है। ठीक है, एक से आपको 3 याद हो गए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो? बताइए किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो बोला है? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रॉबर्ट ग्रीन ने उनको खूब भर भर के क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ पेरिकल्स? बताइए पेरिकल्स का सबटाइटल क्या है? प्रिंस ऑफ टायर, द ग्रेट प्रिंस, प्रिंस ऑफ प्रिंसेस या फिर प्रिंस ऑफ एडन? क्या आपने लगाया ऑप्शन ए? यस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पेरिकल का जो सबटाइटल था वो प्रिंस ऑफ टायर ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ओ मैडम माई ओल्ड हार्ट इज क्रैक्ड, इट इज क्रैक्ड, हु अटर्ड दिस लाइन? बताइए ये लाइन किसने बोली थी? क्या आपने लगाया ऑप्शन ए? यस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये ग्लोसेस्टर ही बोलता है किंग लियर प्ले में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्लोसेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू लिम्बर। बताइए इसका एंटोनिम देना है आपको। लिम्बर, क्या आपने लगाया ऑप्शन सी? नहीं, गलत। क्या आपने लगाया ऑप्शन डी? वो भी गलत। क्या आपने लगाया ऑप्शन बी? वो भी गलत। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्बर। पहले लिम्बर जान लीजिए क्या होता है। लिम्बर होता है समथिंग वेरी फ्लेक्सिबल, अजाइल या फिर एनर्जेटिक लिख देते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, अजाइल
या फिर एनर्जेटिक, ठीक है। तो ये सर लिम्बर हो गया, लेकिन इसका ऑपोजिट लगाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं पर स्लो भी मैच हो रहा है, लेजी भी मैच हो रहा है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पे जाएंगे या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे तो ये हो जाता है स्लगिश, ठीक है। जब लिम्बर का मतलब हो गया है आपका फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक, अजाइल, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश होता है स्लो मूविंग, ठीक है। स्लगिश मतलब स्लो मूविंग। होपफुली अब आपको क्लियर आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 58 का इन्होंने दिया है ऑप्शन बी, जो कि मुझे तो कहीं से कहीं तक लगा नहीं, जो इन्होंने दिया है वो मुझे गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगर आप स्लो पे जा रहे हैं तो आप लेजी पे भी तो जा सकते थे, अगर आप स्लो पे जा रहे हैं तो आप आइडल पे भी तो जा सकते थे, है ना। तो ये तीनों मुझे सेम ही लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। स्लो मूविंग इसका अर्थ है, ठीक है। स्लो नहीं, स्लो मूविंग यानी कि चाल में धीरे चलना, ठीक है, थोड़ा लथार्जिक फील करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्लगिश, ठीक है। इन्होंने दिया है ऑप्शन बी, जो कि सरासर गलत है। आप ऑप्शन ए पे जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। द रेम्बो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज, द मून डोथ विद डिलाइट इज अ कोट टेकन फ्रॉम। बताइए कहाँ से ली गई ये लाइन, कौन से वर्क की है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। हालांकि द रैम्बो कम्स एंड गोज ये रैम्बो में भी आती है, लेकिन ये इसकी लाइन नहीं है। द मून डोथ विद डिलाइट, यहाँ से आप पहचान लेते तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की लाइन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। गिव द एंटोनिम ऑफ नोड्यूलर। बताइए नोड्यूलर का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा। नोड्यूलर होता है एकदम हार्ड, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड होना, क्रिटिकल सिचुएशन में होना, तो काइंड ऑफ थिंग होती है नोड्यूलर। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा इजी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ मोस्ट क्लोजली अपोजिट इन मीनिंग टू रीप्रूफ। बताइए इसका ऑपोजिट देना है आपको रीप्रूफ का। रीप्रूफ होता है थ्रेट करना, वार्निंग देना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रिक्वेस्ट। और बाकी जो थ्रेट और वार्निंग है ये दोनों इसके सिनोनिम है, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। विच वॉल्यूम हैज़ अ फेमस कोट नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। बताइए कौन से वर्क में है ये लाइन। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ इन फर्स्ट फोलियो, ठीक है। ये फर्स्ट फोलियो में लाइन, और किसने बोली है ये, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये बेन जॉनसन के द्वारा बोली गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन किंग लेयर, नाउ गोड्स स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड। बताइए ये कौन बोलता है लाइन। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये एडमंड के द्वारा बोली गई थी, फेमस लाइन है, याद रखिएगा, एडमंड बोलता है ऐसी लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये खुद ही एक बास्टर्ड सन है ग्लोसेस्टर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपको पंक्चुएशन देखनी है, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाइए क्योंकि क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर देंगे। तो बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन डी भी देख लीजिए। क्या आपने डी लगाया है, जो कि सरासर गलत है। देखिए अब मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने ये क्वेश्चन नंबर 64 की आंसर की दी है आपकी डी, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ओइंग टू एक्सीडेंट, ओइंग टू एक आपका फ्रेज है, तो ओइंग टू एक्सीडेंट पूरा टोटल यहाँ आके यहाँ कॉमा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ओइंग टू के बीच में यानी कि ओइंग टू और एक्सीडेंट के बीच में कॉमा दे दिया, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़ लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए था डिसीज़ के लास्ट में, तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल गलत है। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग भी देखेंगे ना इसकी, वी ऑल, यहाँ पे वी ऑल के बाद एक कॉमा आना चाहिए था और नियरली ऑल के बाद भी कॉमा आना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। ओइंग टू के बीच में कॉमा दे दिया, जो कि सरासर गलत है, और लास्ट में इन्होंने फुल स्टॉप नहीं दिया, ये गलत है। तो तीन चीज़ों की वजह से हमारा ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन इन्होंने दिया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सरासर गलत है। इन्होंने सही आंसर की ये दी है जो गलत है, ठीक है। अब आई रिपीट कि इसमें कौन सा सही है
मैं बता देती हूँ इसमें आंसर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए वी ऑल यहाँ पे कॉमा दे रखा है, नियरली ऑल यहाँ पे कॉमा देखा है, बिल्कुल ठीक है। लीज को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर रखा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओइंग टू के बीच में कोई कॉमा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक्सीडेंट के बाद कॉमा है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सीडेंट एक अलग है, वो वॉयलेंट एक अलग है, और वॉयलेंट के बाद एक एंड दे रखा है, तो यहाँ कॉमा की ज़रूरत नहीं है। अवॉइडेबल भी ठीक है, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप भी दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने बी आंसर लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आपने डी लगाया जैसे कि इन्होंने रॉन्ग आंसर की दे भी रखी है, तो वो हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये 4 यानी कि 5th नंबर का क्वेश्चन है जो कि इन्होंने आंसर की गलत दी गई थी। इन्होंने दिया है डी, जो गलत है, हमारा होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक लास्ट और बचा है जो इन्होंने आंसर की गलत दी गई है। टोटल 6 हो जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, ही एक्विसिज्ड डैश माई प्रपोजल, बताइए क्या होना चाहिए इसमें, कौन सी प्रपोजिशन आएगी एक्विसिज्ड के साथ। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इन, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ही ग्लोरीफाइड डैश हिज विक्ट्री, बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाय, इन, विद या फिर फोर। यस, ये भी फिक्स्ड है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोरीफाई के साथ इन आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, डोंट ट्रिफल डैश द गर्ल्स अफेक्शंस, बताइए क्या होना चाहिए ट्रिफल के साथ, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, या ट्राइफल भी बोल सकते हो आप, बताइए क्या होना चाहिए। यस, ट्रिफल विद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, गोपाल वाइड डैश माधव फॉर द फर्स्ट प्राइज, बताइए क्या आना चाहिए वाइड के साथ, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या आपने लगाया ऑप्शन बी? यस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वाइड विद समवन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, फूल्स पैराडाइज मीन्स, बताइए क्या मतलब है इसका। क्या आपने लगाया ऑप्शन बी? यस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच डेविल एडवोकेट्स अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वार अगेंस्ट गॉड, बताइए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि गॉड के खिलाफ जो वार करनी थी वो किसने उकसाई थी, बताइए किसने बोला था कि यस हमें गॉड के खिलाफ वार करनी चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ मोलक, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ऑन द स्टॉक मीन्स, बताइए ऑन द स्टॉक्स क्या होता है। क्या आपने लगाया ऑप्शन बी, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। ऑन द स्टॉक ये नहीं होता है, ऑन द स्टॉक होता है प्रिपरेशन, तैयारी में होना, ठीक है। ऑन द स्टॉक इन प्रिपरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, तैयारी में होना, प्रोग्रेस में होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हाफ एन आई मीन्स, बताइए क्या होता है हाफ एन आई, आधी आंख से दिख रहा है। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, स्लाइट अटेंशन, यानी कि थोड़ा सा ही अटेंशन पे करना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, बैप्टिज्म ऑफ फायर मीन्स, बताइए बैप्टिज्म ऑफ फायर क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज अ डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन टू अ न्यू जॉब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक मीन, बताइए ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, स्पीक कंटिन्यूसली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द ईयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 एंड 1660 आर नोन एज, बताइए जो पीरियड है ये क्या कहलाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ये कॉमनवेल्थ पीरियड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच वर्ड्सवर्थ पोएम हैज़ द फॉलोइंग लाइन, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, बताइए कौन से वर्क की लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की, इन्फेंसी से अगर थोड़ा भी आइडिया लगा लिया हो आपने। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, डिकंस्ट्रक्शनिस्ट क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट टेक्स्ट आर नेवर फ्री फ्रॉम, बताइए किससे फ्री नहीं है हमारा जो टेक्स्ट है, बताइए।
क्या लगाया आपने? ऑप्शन डी, जो कि सरासर गलत है। मैंने लगा दिया था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, तब तक मैंने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था। यस, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिस्टॉर्शंस इनहेरेंट इन द रिटोरिसिटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। वर्ड्सवर्थ मूव्ड विद हिज फैमिली टू एलेन बैंक, अ लार्जर हाउस इन ग्रासमेयर इन। बताइए कब वो शिफ्ट हुए थे ग्रासमेयर में? यस, इजी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1808 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब ऑन एडम साइड। बताइए कौन सा कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है ये स्टोरी के जो ईव है वो रिब से बनी है एडम के? ए, बी, सी या फिर डी? क्या आपने लगाया ऑप्शन सी, जो कि सरासर गलत है? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एडम एडम ही नरेट करता है कि यस, ईव को मेरी रिब से बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैविलियर पोइट। बताइए कौन है कैविलियर पोइट? कैविलियर पोइट थे सन ऑफ बैन, बैन जॉनसन के सन भी बोला जाता है उनको, ट्राइब्स ऑफ बैन भी बोला जाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, रॉबर्ट हैरिक। ठीक है, रॉबर्ट हैरिक कौन थे? कैविलियर पोइट थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें सकलिंग भी थे, कैरियू भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वॉज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन इंग्लिश हिस्ट्री। वॉट फ्रेंच डिड द नॉर्मन्स स्पीक एंड वॉट वाज इट नॉन एज। बताइए वो जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? नॉर्मन स्पीक्स, जो नॉर्मन पीपल थे, नॉर्मैंडी से आए थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे इस टाइम पीरियड में? ऑप्शन ए, बी, आगे भी देख लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, बताइए अब क्या होगा। यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दे स्पोक नॉर्मन फ्रेंच, एंग्लो नॉर्मन, देयर वाज सर्टेनली नॉट अ स्टैंडर्ड फ्रेंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। हु अमंग द एंशिएंट प्रिस्क्राइब्ड दैट पोइट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। बताइए किसने बोला है कि पोइट्री को इंस्ट्रक्ट भी करना चाहिए और डिलाइट भी होनी चाहिए उसके अंदर, डिलाइट भी करना चाहिए, आनंद भी देना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज होरास। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ। बताइए ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन? अ लूज शैली ऑफ माइंड एंड इरेगुलर इनडाइजेस्टेड पीस। बताइए किसके बारे में? ये लूज शैली से ही आप पता चला लेंगे, और इरेगुलर होती है। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ऐसे। ठीक है, ऐसे के बारे में ये एक डेफिनेशन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट डू द प्रोसोडिक फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज टेल अस। बताइए जो प्रोसोडिक फीचर है कि जो लैंग्वेज है वो हमें क्या बताती है? क्या आपने लगाया ऑप्शन बी? यस, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ठीक है, द स्पीकर्स एज, इमोशनल स्टेट, सोशल क्लास, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड जोग्राफिकल प्रोविंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमें बताई जाती है प्रोसोडिक के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पैथेटिक फैलेसी इज नॉट ट्रू। बताइए पैथेटिक फैलेसी के बारे में कौन सा इसमें से एक ऑप्शन ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। यस, क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों? जो पैथेटिक फैलेसी है वो अलेक्जेंडर पोप नहीं लेकर आए थे, पैथेटिक फैलेसी को लेकर आए थे जॉन रस्किन। ठीक है, रस्किन, जॉन रस्किन लेकर आए थे, अपने एक वर्क है मॉडर्न पेंटर्स में 1856 में। ठीक है, मॉडर्न पेंटर्स याद रखिएगा, मॉडर्न पेंटर्स में जॉन रस्किन लेकर आए थे 1856 में, ना कि अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, यूनिवर्सिटी विट्स, द राइमर्स क्लब, द स्कॉटिश चौशेरियंस, द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वुड बी। बताइए अब ये बहुत सारे कैटेगरीज दे दी हैं, बताइए इनका करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या होगी? अब डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, इससे ही आप एलिमिनेट कर देंगे कौन सी होनी चाहिए। बताइए ये हमारे सारे ऑप्शंस, बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी?
क्या आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है? तो बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्रोनोलॉजी के अंदर बिल्कुल करेक्ट आता है। देखिए स्कॉटिश चौसरियन, आपको पता है चौसर सबसे पहले था, जो जॉफ्री चौसर थे वो पहले आते, तो इनको हम सबसे ऊपर रख देंगे। फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी विट आए थे, ठीक है, शेक्सपियर के टाइम पीरियड पे। फिर उसके बाद में ट्रांजिशनल पोइट आए थे, ठीक है, 18th सेंचुरी के दौरान। और लास्ट में ये हमारा जो दे रखा है प्री रेफलाइट ब्रदरहुड दे रखा है, ये आपके 1848 में आए थे, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो इसी से आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। जो राइम है ये हमारे लास्ट में आते हैं, ठीक है, राइमर्स क्लब लास्ट में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। आफ्टर 50 years of independence many social problems is still remaining to be solved in India, no error। बताइए कहाँ पे गलती है इस सेंटेंस में? यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या गलती है अब बताइए? यस, यहाँ रिमेनिंग नहीं होगा, रिमेन्स हो जाएगा, ठीक है, रिमेन्स। क्यों? देखिए यहाँ पे रिमेनिंग कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, मैनी सोशल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है जो स्टिल रिमेन्स, यानी कि अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, रह रही हैं, बची हुई हैं, रिमेन्स टू बी सॉल्व्ड इन इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। Why are you so angry when my officer has no objection on my coming late? No error। बताइए कहाँ गलती है इसमें? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, सी में एरर। क्या गलत है? देखिए, वाई आर यू सो एंग्री व्हेन माई ऑफिसर हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन माई कमिंग लेट नहीं होगा, ऑन माई लेट कमिंग होगा, ठीक है, लेट कमिंग, ठीक है, लेट कमिंग, लेट पहले आएगा, कमिंग बाद में आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस डिंट यू? नो एरर। बताइए कहाँ पे गलती है इसमें? यस, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे गलती है क्वेश्चन टैग में। क्या गलती है क्वेश्चन टैग में? अब आपको पता है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन टैग का रूल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नो दे रखा है, तो नो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो डिंट यू की जगह आप लगा देंगे डिड यू, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन टैग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी आपको एरर बतानी है, बताइए क्या होगा? द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ मैनी नेशंस। नो एरर। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती मुझे तो नजर नहीं आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस ऑन ड्यूटी। नो एरर। बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पे, कौन सी एरर है? क्या आपने लगाया ऑप्शन डी? जी बिल्कुल करेक्ट है, डी में एरर है। क्या? द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस नहीं होगा, विजिलेंट होगा। यहाँ हमें नाउन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ठीक है, तो विजिलेंट, VGLENT, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, विजिलेंट, ठीक है। विजिलेंट होता है वॉचफुल होना, एकदम सतर्क रहना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे पैसेज आ गया है, ठीक है, आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और पूरे पैसेज को पढ़िए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है, पढ़ लीजिए। दूसरा पैसेज ये रहा, पैराग्राफ, सॉरी, दूसरा पैराग्राफ ये रहा, 3 ही पैराग्राफ हैं इसमें, और थर्ड पैराग्राफ ये रहा, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है। The first question we have from passage is the writer's primary object in this passage is to। बताइए जो प्राइमरी फोकस है, उनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बताइए ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इंश्योर दैट ड्रग ट्रैफिकिंग लॉज आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये राइटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। The writer's attitude towards the narcotic drugs and psychotropic substance act can be described as। बताइए जो इन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया, मतलब जो कंसर्न दिखाई है, वो कैसी है उनकी कंसर्न? यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, उनकी जो ये कंसर्न था, जो केयर थी, वो एकदम क्रिटिकल थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्रिटिकल थिंकिंग थी इस प्रॉब्लम के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अगर आपने पैसेज को अच्छे से एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है ना, तो आप दोबारा पैसेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है पैसेज का। द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग हैव, बताइए जो गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए वो कैसा साबित हुआ है अभी तक। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ट्रैफिकिंग हैव नॉट हेल्प टू रिड्यूस ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। The reason the government instituted the Narcotics Act in 1985 is because of protest from, बताइए किससे प्रोटेस्ट कर रहे थे इसको बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये था प्रोटेस्ट फ्रॉम द जर्नल पब्लिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। इन द राइटर्स ओपिनियन, बताइए क्या है। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट चूज किया है। इन द राइटर्स ओपिनियन इफेक्टिव लेजिस्लेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। अब जो पैसेज है वो पूरा खत्म हो गया, आप फिर से लिटरेचर पे आ जाइए। शेक्सपियर सॉनेट्स, बताइए क्या है। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जो शेक्सपियर के सॉनेट्स हैं आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर डब्ल्यू.एच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये किसी अननोन डब्ल्यू.एच को एड्रेस्ड करके लिखे गए हैं, डेडिकेटेड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू, बताइए कौन सा ट्रू नहीं है इनमें से। एक प्रॉपर बैलेड, यस। एंशियंट है, बिल्कुल सही है। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है, करेक्ट है। पेस्ट्रोल एंड अदर पोएम्स भी हैं डेफिनेटली। जो प्रीफेस आया था वो 1800 में आया था, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज इलेजरिटन, नहीं, ऐसा कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है। इसमें दे रखा है इट इज़ ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज इलेज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट ही पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म डीकंस्ट्रक्शन, बताइए कौन सी जो एक ऑप्शन है इसमें जो डीकंस्ट्रक्शन को अच्छे से डिफाइन करती है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। आइडेंटिफाइड द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, बताइए कौन सा है इसमें सोनेट अपॉन सोनेट। अगर आपको याद हो तो वो था इस्कॉन नॉट द सोनेट, ठीक है, इस्कॉन नॉट द सोनेट, ठीक है, ये था एक। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताइए कौन सा होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट सोरो रूम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy's, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem, बताइए कौन सी है ये पोएम। माइकल है, टिंटन एबी रिविजिटेड है, इडिथ बॉय है या फिर लीच गैदरर है। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये लीच गैदरर है, द लीच गैदरर, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। He is a new confusion of his understanding. I in a new understanding of my confusion. The figure of speech is, बताइए इस पूरी लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। देखो यहाँ पे एक पूरा एक अलग सेंटेंस है यहाँ तक, और यहाँ से फिर एक अलग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रिवर्सेबल है, ठीक है। सेम वर्ड यूज किए गए हैं लेकिन रिवर्स पॉइंट में, तो क्या कौन सी है ये। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज कियासमस, ठीक है। जहाँ रिवर्सिबल ऑर्डर होता है ना सेम वर्ड्स का, तो वो कहलाता है कियास्मा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। वाइल अ वेल बॉइल्ड इकील, अब ये क्या है देख लीजिएगा। फॉर अ वेल ऑयल्ड बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पूनिज्म, ठीक है। समवन सेइंग कॉन्जेनिटल फूड फॉर कॉन्टिनेंटल फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कह रहा है किसी ने यूज़ किया कॉन्टिनेंटल फूड की जगह पे कॉन्जिनिटल फूड यूज़ कर दिया, तो ये क्या कहलाता है। यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ मेलाप्रोपिज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104।
Metaphor is so widespread that it is often used as an umbrella term. Clear? To include other figure of speech such as metonymy, which can be technically distinguished from it in its narrow usage. Identify the metaphorical phrase in this sentence. बताइए ये कौन सा यानी कि कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ की गई है बताइए. ऑप्शन ए नैरोरर यूजेज है, या फिर बी टेक्निकल डिस्टिंग्विश्ड है, ऑप्शन सी फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर अम्ब्रेला टर्म है. बताइए क्या है ये. जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझे भी थोड़ा ऊट पटांग सा ही लगा था. आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. द मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोइट्स चैम्पियनड द कोज ऑफ. बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर. मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोइट्स किस में चैंपियन थे. यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है. इट इज मॉडर्निस्ट पोइट्री. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106. द फिगर ऑफ द अबेसिनियन मेड अपीयर्स इन. बताइए जो कैरेक्टर है, जो फिगर है, ये कौन से वर्क में आती है. क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरासर गलत है. अब देखिए इन्होंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने क्वेश्चन नंबर 106 की जो आंसर की दी है वो ए दी है, जो कि सरासर गलत है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुबला खान. ठीक है, ये जो कैरेक्टर है ना, हमारे जो फिगर है अबेसिनियन मेड, ये हमारी कुबला खान में आती है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये हमारा टोटल 6 क्वेश्चन हो गए जिसमें इन्होंने आंसर की गलत दे गई थी. अब मैं लास्ट में बता भी दूंगी, एक साथ बता दूंगी कौन कौन से गलत हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया है ए, जो कि सरासर गलत है. आप सी लगा लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107. Who coined the phrase the two nations to describe the disparity in Britain between the rich and the poor. बताइए किसने यूज किया द टू नेशन थ्योरी. यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है, बेंजामिन डिजराइली. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. बताइए मिल्टन इंट्रोड्यूसेस सैटर्न एंड द फॉलन एंजल्स इन द बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. टू ऑफ द चीफ डेविल्स रीअपेयर इन बुक 2. दे आर. देखिए मिल्टन ने अपनी फर्स्ट बुक में 2 कैरेक्टर लिए थे, यानी कि फॉलन एंजल लिए थे. वही दोनों फॉलन एंजल सेकेंड बुक में भी रीअपेयर होते हैं. तो वो कौन कौन से बताइए. पेयर बताना है, पेयर बता के आप यहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा. ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी. यस, मोलोक आता है और बिलायल आता है. ठीक है, तो ये 1 और 3 किस में है. यस, ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, मलोक एंड बिलायल. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. Open form as applied to poetry is the same as dash. It is poetry that is not written according to traditional fixed patterns. बताइए ओपन फॉर्म, ये बताना है आपको. ओपन फॉर्म जो पोइट्री है, जो किसी राइम को फॉलो नहीं करती, जो किसी मीटर को फॉलो नहीं करती, वो कौन सी है. यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है. इट इज फ्री वर्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110. नेम द थ्योरिस्ट हु डिवाइडेड पोइट्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड पॉपुलराइज द प्रैक्टिस ऑफ मिस रीडिंग. बताइए किसने पॉपुलराइज करा था ये प्रैक्टिस को, मिस रीडिंग क्यों. स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इससे पता कर लेंगे आप, पहचान लेंगे. यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है. इट इज हेराल्ड ब्लूम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111. द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड. बताइए जो प्यूरिटन थे उन्होंने सारे थिएटर को बंद कर दिया था, कौन से ईयर में. यस, इजी है ये तो, है ना. 1642, 1642. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. बताइए कौन नहीं है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के कंटेम्प्रेरी. रॉबर्ट सदे तो थे, ठीक है. वॉल्टर स्कॉट भी थे, विलियम हैजलित भी थे. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा. ठीक है, ये इनके कंटेम्प्रेरी नहीं थे. ए सी स्विनबर्न. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. अब ये फिर से पैसेज आ गया है. ठीक है, छोटा ही पैसेज है. आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, बस यहाँ तक है छोटा सा, इसको पढ़ लीजिए, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे. ठीक है, पढ़िए.
होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा 5-6 सेकेंड के लिए एंड इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, मैनी पीपल कम अलाइव, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मैनी पीपल कम अलाइव इन द मिड्स ऑफ नेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, द पैसेज फोकसेज ऑन, बताइए किस पे फोकस है इस पैसेज का। यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड नेचर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, द वर्ड ओसम मीन्स, बताइए। ओसम, ये तो आप बिना पैसेज पढ़े ही बता सकते हैं क्या होता है ओसम। यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है। इट इज एस्टाउंडिंग, यानी कि एकदम बहुत बढ़िया, सरप्राइजिंगली, बहुत बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, द कंट्री साइड ऑफर्स, बताइए जो कंट्री साइड है वो क्या ऑफर करती है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इंजॉयमेंट भी होता है, ब्यूटी भी है, सीनिक ब्यूटी है, लाइफ आउटडोर भी है, लेकिन हमें तो ऑप्शन ए चूज कर, एक ही चूज करना है ना। हार्श साउंड तो बिल्कुल नहीं होते। अगर एक ही चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ वर्चुअस वर्ल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, फॉर मैनी लाइफ बिकम्स एक्साइटिंग व्हेन दे, बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्ट फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, अब ये आ गया आपके एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। बताइए क्या होना चाहिए इसका। समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर मार्टिन यस्टरडे, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट पैसिव वॉइस। मी को आपको सब्जेक्ट बनाना है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मिस्टर मार्टिन यस्टरडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, इसको भी आप पैसिव कीजिए। वेयर वॉज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड, बताइए। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट का ही ऑप्शन देना चाहिए, तो आर तो होएगा नहीं, ठीक है। और ये यहाँ पे फ्रेमिंग ही गलत है क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वेयर वर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इट हैज़ बीन डिक्लेयर इन द प्राइम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया इज अ सेक्युलर रिपब्लिक, बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसको आपको एक्टिव बनाना है, ठीक है। ये ऑलरेडी पैसिव में है, बीन लग रहा है तो पैसिव में है। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, डू यू थिंक वी शुड डैश ऑन फूड फॉर द ट्रिप, बताइए क्या आना चाहिए। स्टॉक अप, स्टॉक टेक, पाइल अप या फिर पाइल ओवर। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, स्टॉक अप होता है खाना इकट्ठा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द शिपमेंट विल बी डिलीवर्ड डैश, बताइए। यस, ये भी बिल्कुल ईजी है, ऑप्शन नंबर सी, इन नो टाइम, ठीक है। बिल्कुल कम समय में हमारा शिपमेंट हो डिलीवर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इन नो टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, आवर पर्सोनल असिस्टेंट इज लीविंग नेक्स्ट मंथ, शी इज डैश बेबी, बताइए। यस, एक्सपेक्टिंग होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसको बेबी होने वाला है तो वो एक्सपेक्टिंग बेबी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, शी इज एक्सपेक्टिंग बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, ही डैश लाफ्टर व्हेन ही रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। वो हंसने लगा जब उसको पता चला उसकी गलतियों का एंड उसकी फुलिशनेस का। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बस्ट इनटू, ठीक है। बस्ट इनटू होता है एकदम से बहुत हाँ 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 ठा हाँ मार मार के हंसने लगता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद आंसर की देख लीजिएगा एंड देन वी हैव टू शेयर अवर स्कोर्स, ठीक है। आप भी शेयर कीजिएगा, मैं भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बताइए किससे इन्फ्लुएंस थी वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज की पोइट्री। यस, नो डाउट ईजी है ये तो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इससे प्रभावित थी इनकी पोइट्री। तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस, अब आप आंसर की देख लीजिए।
ये रही हमारी करेक्ट आंसर की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में मैच भी कर सकते हैं करेक्ट आंसर्स से, ठीक है। ये हमारी आंसर की है, जिसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर की दी थी सी, लेकिन होनी चाहिए ए, ठीक है। अब मैं रिपीट करा देती हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। 12 का इन्होंने दिया है सी, जो कि सरासर गलत है, होना चाहिए ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि होना चाहिए बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 का इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरासर गलत है, होना चाहिए डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 का दिया है इन्होंने बी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, होना चाहिए आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 का इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सरासर गलत है, होना चाहिए बी, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 106 का दिया है इन्होंने ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरासर गलत है, हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। होपफुली आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे एंड आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इन सारी आंसर कीज़ का। तो यस, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें आपका क्या स्कोर रहा है आप शेयर कर सकते हैं, ना भी करेंगे दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको शेयर करने के लिए, लेकिन आई वॉन्ट यू टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपका 80 क्वेश्चन ठीक हुए हैं या फिर आपके उससे भी कम हुए हैं तो डोंट वरी, आप प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, पढ़िए, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके 90 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपके 100 प्लस जा रहे हैं देन आपको सल्यूट है, आपकी तैयारी को सल्यूट है, क्योंकि ये इतना भी ईजी नहीं था। प्रैक्टिस सेट काफ़ी हार्ड था। अगर आपके 100 प्लस भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, बस थोड़ा और मेहनत करिए। 105 या 110 तक भी जाएंगे तो आप समझिएगा कि यस, आपकी तैयारी अप टू द मार्क है, ठीक है। तो यस, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। अब मैं आपको एट द एंड अपना स्कोर बता देती हूँ। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था एज एन UPTGT एस्पिरेंट, तो मेरा स्कोर गया था 102 आउट ऑफ 125, ठीक है। ये मेरा स्कोर गया था इस प्रैक्टिस सेट 20 के अंदर। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि मैंने अभी तक जितने भी 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो गलत क्वेश्चन है उनको मार्क कीजिए, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर।